Feel me like a Hellcat. नाजरीन, ऑनर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। तो आज के हमारे इंसेन बाइक सेगमेंट में हम आज बात करेंगे होंडा NS750 की। ये एक ऐसा बाइक है जिसके बारे में शायद आपने ना सुना हो। तो अब इस बाइक के ऊपर जो मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको मैं तकरीबन चंद सेगमेंट्स के अंदर जो उनसे डिवाइड करूँगा। बाइक की हिस्ट्री, बाइक की जो इंजीनियरिंग और इसकी डेवलपमेंट थी, बाइक की रेयरिटी और उसकी प्राइस वगैरह। तो होपफुली वीडियो एंजॉइंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1960 की MotoGP रेसेस के अंदर होता ये था कि उन दिनों में 2 स्ट्रोक बाइक्स भी थे, 4 स्ट्रोक बाइक्स भी थे MotoGP की रेसेस में जो है compete करने के लिए। लेकिन अब हर कंपनी का अपना जो सा क्राइटेरिया था बाइक को तैयार करने का। कोई कंपनी जो सा है 3 सिलेंडर कन्फिग्रेशन इस्तेमाल कर रही थी, कोई 4 सिलेंडर कर रही थी, कोई इनलाइन कर रही थी, किसी में वी कन्फिग्रेशन चल रही थी और मुख्तलिफ डिग्रीज के साथ भी वी कन्फिग्रेशन चल रही थी। उसके अलावा नेचुरली एस्पिरेटेड पावर को बढ़ाने के लिए भी उनमें टर्बो चार्जर्स भी लगाए जा रहे थे। सुपर चार्जर का उस वक्त रिवाज नहीं था। वो बेसिकली हमें जो सा है प्रोडक्शन बाइक में हमारे H2R में मिला। खैर, तो टर्बो चार्जर्स के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको एक सर्टेन RPM चाहिए होता है स्पूल करने के लिए, जिसमें वो पावर उठाते हैं। तो उस टाइम में 60s और 70s के दरमियान जो है होंडा को जो सा है कोई ऐसा बाइक बनाने की ज़रूरत थी जो MotoGP में उन सब बाइक से कम्पीट कर सके और उसमें इतनी पावर भी हो कि वो इनसे आगे निकल सके। तो ये वो टाइम था जहाँ पे होंडा ने स्मार्ट सोचना था। और MotoGP में उन दिनों में जो सा ना एक रिक्वायरमेंट ये थी कि आप अपने बाइक के मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंडर जो सा है वो 4 सिलेंडर रख सकते हो। तो नेचुरली एस्पिरेटेड रखने के लिए, पावर ज़्यादा बढ़ाने के लिए होंडा की एक तरह से इस रिक्वायरमेंट में मात पड़ रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक जगह पे बहुत स्मार्ट खेला। अब होंडा ने सेफ खेलने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस बाइक के अंदर यूज़ की, दैट वाज स्टिल अहेड ऑफ इट्स टाइम देन एंड इट्स स्टिल अहेड ऑफ इट्स टाइम राइट नाउ। उन्होंने टेक्नोलॉजी इसके अंदर ये यूज़ की कि उन्होंने इसके जो पिस्टन थे, उनका जो बेसिक फेसिया बनता था, उसको इन्होंने ओवल शेप में कर दिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने का फ़ायदा ये हुआ इनको कि ये उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वाल्व्स लगा सकते थे। आप एक गोल पिस्टन के ऊपर मैक्सिमम 4 वाल्व यूज़ कर सकते हो, जबकि उस पिस्टन के जो फेसिया था उसके ऊपर आपके पास इतनी जगह थी कि आप उसके ऊपर 8 वाल्व्स लगा सकते थे। उसके अलावा होंडा ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी और वाइब्रेशन को कम करने के लिए इसके अंदर ट्विन कॉन रॉड्स और DOHC यूज़ किया। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ग्रेटर सरफेस एरिया, 4 वाल्व्स, ज़्यादा फ्यूल मिक्सचर और एयर का मिक्सचर और ज़्यादा बड़ा धमाका आपके इंजन के अंदर, और आपके वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्स पावर फिगर्स और लो एंड टॉर्क मिलता था, जो कि बेसिकली इस बाइक को क्रिएट करने का मकसद था। लो एंड टॉर्क MotoGP में कैसे काम करता है कि जिस वक्त बाइकर्स मोड़ काट के बाइक को सीधा करते हैं तो उनको ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होती है अपने फेलो बाइकर से आगे निकलने के लिए। इस चीज़ में इस इंजन ने बाइक को बहुत मदद दी। तो ये एक 500cc बाइक उन्होंने क्रिएट किया और वो 500cc बाइक का नाम उन्होंने NSR 500 RC36 रखा। इस बाइक ने उन रेसेस के अंदर कम्पीट किया और बहुत सी बाइक्स को जो सा इसने विन अप किया। बाइक के बारे में सबसे ज़्यादा जो माइंड ब्लोइंग किस्म की बात थी वो ये थी कि बाइक जो है 20,000 RPM तक रेव कर सकता था। एंड 20,000 RPM बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो नॉर्मल हैवी बाइक होता है वो मैक्सिमम यानी 1000cc V4 वो मैक्सिमम 13,500 या 14,000 RPM तक जो सा रेव कर सकता है। और इस बाइक के अंदर ये खसूसियत थी कि ये 20,000 RPM तक जो है वो रेव कर सकता था। उसके अलावा इस बाइक के हॉर्स पावर फिगर्स, और ये 1960s 70s की बात आपको मैं बता रहा हूँ, उस टाइम इस बाइक के जो हॉर्स पावर फिगर्स थे वो 130 थे, जो कि आजकल आपको स्टैंडर्ड बाइक्स में मिल जाते हैं, पर ये आज से तकरीबन 40 साल पहले की बात है। तो उस वक्त के हिसाब से ये एक बड़ा मार्वल था, आज भी है। तो अब
हम इसके जोन सा है रोड वर्जन की बात करते हैं। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड इनटू द वीडियो के इस बाइक के अंदर रिलायबिलिटीज़ के इतने ज़्यादा इश्यूज थे कि इसके ऊपर इनको लगातार डेवलपमेंट करनी पड़ रही थी, और 1991 तक इन्होंने इस बाइक को एक नाम दे दिया, निक नेम NR750 का, और NR स्टैंड फॉर नॉट रेडी, क्योंकि ये बाइक अभी तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने क्या किया कि बाइक्स के इन सब मसलों को हल करने के लिए इन्होंने उसकी जो उसके पिस्टन्स वगैरह थे उनको फोर्ज्ड कर दिया, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उन्होंने अब एंड्योरेंस रेसेस में हिस्सा लेने के लिए, जिसकी एग्जांपल आप 24 आवर लिमांस की रेसेस कह सकते हैं, बेसिकली कार्स की होती हैं, पर इनकी एंड्योरेंस रेसेस भी होती हैं बाइक्स की, किसी इंजन को जो सा मार्केट में मुतारिफ कराने के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ जो सा रोड लीगल वर्जन्स बनाने पड़ते हैं। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए होंडा ने इसी बाइक के 750 सीसी वर्जन्स निकाले NR750 के नाम से, और वो पब्लिक को सेल किए। लेकिन इस बाइक की जो टेक्नोलॉजी थी और जो इस बाइक के अंदर जो और फीचर्स यूज़ किए गए थे, उनकी वजह से इस बाइक की प्राइस जो थी वो आम बाइक्स की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। जिस वक्त ये बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त इसकी प्राइस थी अराउंड $60,000, और सॉट आफ्टरली इस तरह के सिर्फ 322 बाइक्स बने, जो इसको एक नहायत ही रेयर बाइक भी बनाते हैं। और होंडा की जो अब तक बनी हुई बाइक्स हैं उनमें इस वक्त सबसे महंगा बाइक भी यही है। बहरहाल, अब आज के ज़माने की अगर बात की जाए 2020 की, तो चंद लाइव ऑक्शंस जो है और कुछ मेरी रिसर्च है, लाइव ऑक्शंस के अंदर ये बाइक वेल ओवर $200,000 में सेल हो चुका हुआ है। क्योंकि अब ये बाइक जो है एक मॉडर्न क्लासिक भी है, एक रैलिक भी है, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है अब भी आने वाली बाइक्स के लिए भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको वो सॉर्ट आफ्टर करेंगे। और इस बाइक के हीट इश्यूज़ को कम करने के लिए उन्होंने जोन सा है इसके अंदर वेंटिंग और एयर इनटेक को बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली आपका जोन सा है वाल ज़्यादा थे, आपको ज़्यादा एयर की ज़रूरत थी, उन्होंने इसके फ्रंट काउल के थ्रू भी इसको जोन सा इनटेक पाइप्स दिए हुए हैं। तो उनके पिक्चर्स भी मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, उनको भी आप देखिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए आप। तो टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।